हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन AR क्लासेस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे। ध्यान दीजिए, ये कक्षा 10 का विज्ञान का पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2 का नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। आज के इस वीडियो में हमें अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ना है और इस पार्ट का वीडियो नंबर ये 1 है। ठीक है, आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में जितना भी टॉपिक्स कवर करना है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला हम कवर करेंगे कि अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं और ये इसका एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे लेवाइजर और डेविड के अनुसार अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा। आपको बता दूं कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल, क्षार और लवण को अलग अलग से परिभाषित किया है और इसीलिए ये एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए इसको हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे लेवाइजर और डेविड के अनुसार अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा उदाहरण के साथ। ठीक है, इसके बाद समझेंगे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा। लेवाइजर और डेविड ने मिलकर के एक परिभाषा तैयार किया था। इसके बाद में आर्हेनियस ने अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा दिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतने टॉपिक्स कवर करेंगे और आने वाले जितने भी टॉपिक्स रहेंगे इस वीडियो के ही प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक। आपको बता दूं कि आप जब भी बैठेंगे पेन और कॉपी लेकर ही बैठिएगा। पेन और कॉपी इसलिए ताकि मैं जो चीज़ भी समझाऊंगा और लिखवाऊंगा उसी हिसाब से, उसी क्रम में यदि आप लिखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे तो आपका नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। और लिखना बहुत अच्छी बात है, इसीलिए आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे, पेन और कॉपी लेकर ही बैठेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि अकार्बनिक यौगिक क्या होता है। आपको बता दूं कि इस शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, अकार्बनिक शब्द से ही, कि ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित न हो। ठीक है, तो ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित न हो उसे हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। ठीक है, आप सभी भी लिखिए। लिखेंगे ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित न हो, जिसमें कार्बन उपस्थित न हो। ठीक है, यानी कार्बन उपस्थित नहीं होना चाहिए तो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आराम आराम से समझिएगा, आराम से लिखिएगा। ठीक है, कहते हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी इसका जैसे उदाहरण लिख लेते हैं ना। जैसे H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, ज़रा इसमें बताइए कहीं कार्बन उपस्थित है? नहीं उपस्थित है, तो इसीलिए अकार्बनिक यौगिक है। आप NH3 ले लीजिए, अमोनिया, ये भी अकार्बनिक यौगिक है। आप HCl ले लीजिए, ये भी अकार्बनिक यौगिक है। आप ले लीजिए HNO3, समझे कि नहीं? ये सभी क्या हैं? अकार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या हैं? अकार्बनिक यौगिक हैं। इसमें कार्बन उपस्थित नहीं है, इसमें हम आदि लिख दे रहे हैं। इसका मतलब और भी यौगिक इसमें आ सकते हैं जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो आप समझ चुके हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। ठीक है, आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि अभी तक लगभग 25,000 अकार्बनिक यौगिकों की खोज की जा चुकी है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इस पॉइंट को नोट में लिखवा देते हैं। ठीक है, अभी तक लगभग, ठीक है, लगभग लगाना जरूरी है। अभी तक लगभग 25,000 अकार्बनिक यौगिकों की खोज हो चुकी है। यौगिकों की खोज हो चुकी है।
ठीक है। अभी तक लगभग 25,000 अकार्बनिक यौगिकों की खोज हो चुकी है, लेकिन सभी यौगिक के गुण क्या होते हैं कि अलग अलग होते हैं। कुछ यौगिक का गुण आपस से मिलता है, किसी का नहीं मिलता है, तो उनके विशेष गुणों के आधार पर उसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, बता दे रहे हैं क्या क्या। तो इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि अकार्बनिक यौगिक के विशेष गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो कौन कौन है वे 3 भाग? तो पहला है अम्ल, क्या है? अम्ल। दूसरा है क्षार और तीसरा है लवण। समझे कि नहीं समझे? यानी सभी यौगिकों को, अकार्बनिक यौगिकों को उनके विशेष गुणधर्मों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अम्ल होता क्या होता। ठीक है, तो अम्ल जो होता है इसको हम अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड। तो सबसे पहली बात कि अम्ल एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक होता है जिसका स्वाद खट्टा होता है। क्या चीज़? खट्टा होता है। तो देखेंगे इसमें लिखते हैं कि अम्ल एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है। अम्ल एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? अकार्बनिक यौगिक है जिसका स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। तथा अगर अम्ल के अंदर हम नीले लिटमस पेपर को डालेंगे तो उसका रंग लाल कर देता है। तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं। तथा यदि इसमें का मतलब अम्ल में ना, यदि इसमें नीले लिटमस पेपर को डाला जाता है तो उसका रंग लाल कर देता है। तो हम पहचान लेंगे कि ये हमारा क्या है? अम्ल है, कर देता है। ठीक है ना। अम्ल क्या है? अम्ल एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है जिसका स्वाद खट्टा होता है और उसमें यदि हम नीले लिटमस पेपर को डालेंगे तो उसका रंग लाल कर देगा। अब समझिए क्षार क्या होता है ना, जिसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ये क्षार होता क्या है ना, तो क्षार भी एक अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? अकार्बनिक। तो लिखेंगे कि क्षार एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? अकार्बनिक यौगिक है जिसका स्वाद ठीक है, कड़वा या कासा होता है। इसमें खट्टा होता है, किसमें? अम्ल में, लेकिन इसका स्वाद कासा या कड़वा होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे, कासा या कड़वा होता है। तथा यदि इसमें लाल लिटमस पेपर को हम डालेंगे ना तो उसका रंग कर देता है नीला। तो इस बात को भी इसमें लिखना जरूरी है। तथा यदि इसमें, या फिर हम लिख सकते हैं तथा यह लाल लिटमस पेपर को किस रंग का कर देता है? नीला कर देता है। नीला कर देता है। ठीक है, हमने पहले समझा अकार्बनिक यौगिक, इसके बाद में इसका एग्जाम्पल्स, कुछ नोट्स जाने, फिर अम्ल और क्षार के बारे में हम लोग जाने। अब आया जो लवण है। ठीक है,
ये अम्ल और क्षार के मिलने से ही बनता है, ठीक है। अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तभी हमारा क्या बनता है, यहाँ पे लवण बनता है, ठीक है। तो इस बात को हम समझेंगे थोड़ा सा देर में, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं लेवाइजर और डेविड के अनुसार अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा। देखिए अलग अलग वैज्ञानिक जो रहे हैं ये अलग अलग परिभाषा दिए हैं। ये मैं केवल आपको एक सिंपल सा बेसिक सा परिभाषा दिया हूँ जो कि आप किसी के सामने बोल सकते हैं। यदि आपसे पूछता है एग्ज़ाम में कि लेवाइजर और डेविड के अनुसार अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा दो, तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ क्या चीज़। आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, लेवाइजर और डेविड के अनुसार, लेवाइजर और डेविड के अनुसार, डेविड के अनुसार अम्ल, क्षार, अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा, लवण की परिभाषा, भाषा नहीं परिभाषा, ओके। ये आप सभी लोग पढ़िएगा, लेवाइजर और डेविड के अनुसार अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि अम्ल होता क्या है ना, किनके अनुसार, लेवाइजर और डेविड के अनुसार, यानी एसिड होता क्या है। देखिए इन्होंने ये बताया था कि अम्ल को यदि हम जल में डालेंगे, ठीक है, अम्ल को यदि हम जल में डालेंगे तो अम्ल जो होता है अपने आयनों में टूट जाता है। देखिए कोई चीज़ भी, कोई भी पदार्थ जो होता है यौगिक, वो दो आयन से मिलकर बनता है, एक धन आयन और एक ऋण आयन, ठीक है। तो अपने आयनों में टूट जाता है ये, और आयनों में टूटने के बाद हाइड्रोजन के धनात्मक परमाणु देता है, यानी H+ आयन देता है। तो अम्ल के बारे में ऐसा हम लिखेंगे, यह अम्ल एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के तरह थ्रू समझाएंगे, तब तक हम पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे अम्ल एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है, आपको ऐसे ही लिखना है, अकार्बनिक यौगिक है, यौगिक है जो जलीय विलयन में ना, जलीय विलयन का मतलब जल में डालने पर, तो जलीय विलयन में, ठीक है, H+ यानी हाइड्रोजन के धनात्मक आयन, ठीक है, देता है, H+ आयन देता है, समझे कि नहीं। ये हुआ हमारा अम्ल का परिभाषा, किनके अनुसार, तो लेवाइजर और डेविड के अनुसार अम्ल के परिभाषा हुआ, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी उदाहरण, ठीक है। जैसे HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इसे आप जल में डालेंगे तो अपने आयनों में टूट जाएगा, यानी कि H+ और Cl- अपने आयनों में टूट जाता है। तो इसमें एक धनात्मक आयन होता है, एक ऋणात्मक आयन होता है, इसीलिए इसमें कहा गया है कि यह H+ आयन देता है। तो यहाँ पे देखो H+ आयन दिया हुआ है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन का धनात्मक आयन देता है। यानी जहाँ पर हाइड्रोजन उपस्थित हो, समझना कि वहाँ पे क्या है भाई, वहाँ पे अम्ल है, ठीक है। एक और देखते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे H2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसलिए इसके ऊपर 2+ आएगा, प्लस SO4 जो है इसका भी 2- यानी माइनस, ठीक है। ये हमारा आयन में टूट गया, यानी हाइड्रोजन का धनात्मक आयन दिया। एक और देख लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये देता है H+ प्लस NO3-, ठीक है। इस तरह से उन्होंने बताया था लेवाइजर ने कि जब इसको हम जल में डालेंगे तो अपने जलीय विलयन में ये H+ आयन को देगा, और इसमें सब क्या है, H+ आयन यहाँ पे दिख रहा है, समझे कि नहीं समझे। अब भाई लेवाइजर और डेविड ने बताया था कि अम्ल एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, तो इस तरह से अपने आयनों में टूटता है, टूटने के बाद H+ आयन देता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद इन दोनों ने फिर क्षार का परिभाषा दिया कि क्षार को हम कैसे परिभाषित करेंगे,
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेस, BASE। ठीक है, देखिए क्षार के बारे में ये बताया था, जब हम क्षार को जलीय विलयन में डालेंगे या जल में डालेंगे तो अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है, यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। कब? यदि हाइड्रा ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होता है तब। और यदि कोई क्षार ऑक्साइड के रूप में उपस्थित रहेगा तो O2 माइनस आयन देता है। ध्यान से समझिए, इन्होंने ये बताया था कि क्षार एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है जिसे जो अपने जलीय विलयन में यदि हाइड्रा ऑक्साइड के रूप में उपस्थित हो तो OH माइनस आयन देगा, और यदि ऑक्साइड के रूप में उपस्थित हो तो O2 माइनस आयन देगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, इससे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, क्षार का तो लिखेंगे कि क्षार एक ऐसा, क्या चीज़, क्षार एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है जो जलीय विलयन में जलीय विलयन में यदि ऑक्साइड के रूप में रहे, ठीक है, यदि ऑक्साइड के रूप में उपस्थित है, ऑक्साइड के रूप में उपस्थित है तो O2 माइनस आयन देगा, O2 माइनस आयन देगा। ठीक है, तथा यदि हाइड्रोक्साइड के रूप में उपस्थित हो तो OH माइनस आयन देता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि क्षार एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है जो जलीय विलयन में यदि ऑक्साइड के रूप में उपस्थित हो तो O2 माइनस आयन देगा, और हाइड्रा ऑक्साइड के रूप में उपस्थित हो तो OH माइनस आयन को देगा। समझते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ CaO, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हुआ है और इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, इसका मतलब कि ये ऑक्साइड के रूप में उपस्थित है। ठीक है, ऑक्साइड के रूप में उपस्थित है। जब ऑक्साइड के रूप में उपस्थित है, जब ये आयनों में टूटेगा तो O2 माइनस आयन को देगा। तो कैसे टूटेगा भाई? तो ध्यान से देखेंगे, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, दोनों ओर से बन सकता है ना, यानी ये जब टूटेगा तो अपने आयनों में टूट सकता है और ये अपने आयनों में जुड़ करके फिर से ये बना सकता है ना। इसलिए यहाँ पे जो चिन्ह बताया गया है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का है। चलिए फिलहाल हम समझते हैं कि ये अपने आयनों में कैसे टूटता है, और यदि ये ऑक्साइड के रूप में उपस्थित है तो O2 माइनस आयन कैसे दे रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, कैल्शियम जो है ये अपने आयनों में टूटेगा, Ca के ऊपर में 2 प्लस आता है। कितना प्लस? 2 प्लस ना, यहाँ 2 प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर 2 प्लस ऐसे ना लिख करके यहाँ पर 2 और प्लस लिख सकते हैं ना। प्लस यहाँ पे क्या बोले हैं कि जो O है ये 2 माइनस देगा। समझे कि नहीं समझे? यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, अपने आयनों में टूटा तो ये यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है। कौन? कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसके लिए इसके ऊपर में 2 धनायन आया है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इसके ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन आया है। समझे कि नहीं? यानी अपने आयनों में टूट गया, कैल्शियम प्लस 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 O माइनस माइनस। ठीक है, तो यानी कि मैंने बताया कि O2 माइनस आयन देगा। O2 माइनस आयन का मतलब यहाँ 2 आयन है ना, 2 माइनस, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 माइनस, यहाँ 2 प्लस है ना, तो हम लिख सकते हैं 2 प्लस। कितना? 2 प्लस लिखा जा सकता है, तो उसे घबराना नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए O2 माइनस आयन दे रहा है। आगे देख लीजिए, अगर मान लो MgO है, ठीक है, तो इसको भी देखा जाए तो यहाँ पे Mg2 प्लस प्लस O2 माइनस आयन दे रहा है। इसके अलावा ये तो ऑक्साइड के रूप में उपस्थित था, तब ये O2 माइनस आयन दिया, लेकिन हाइड्रोक्साइड के रूप में उपस्थित होगा तब, जैसे देखते हैं NaOH। ठीक है, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो
तो इसमें क्या होता है, ये देगा Na प्लस प्लस में OH माइनस। OH माइनस यहाँ पे उपस्थित है, OH यहाँ पे उपस्थित है, यानी हाइड्रोक्साइड उपस्थित है, इसलिए यहाँ पे OH माइनस आयन दे रहा है, यानी सोडियम का प्लस आयन और हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयन। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पोटेशियम के ऊपर धनावेशित आएगा प्लस OH माइनस आयन देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो बेस होते हैं, क्षार जो होते हैं, वो अपने जलीय विलयन में क्या करता है कि यदि ऑक्साइड के रूप में उपस्थित रहेगा तो O2 माइनस आयन को देगा, और यदि हाइड्रोक्साइड के रूप में होगा तो OH माइनस आयन को देगा। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम समझते हैं लवण, यानी क्या चीज़, साल्ट ना। लेवाइजर और डेविड के अनुसार लवण की परिभाषा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लवण। इसको हम इंग्लिश से बोलते हैं SALT, साल्ट। आखिर ये होता क्या है लवण, ठीक है। लेवाइजर और डेविड ने बताया था कि यदि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये आपस में लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा जल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यदि अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाता है। क्या बनाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं लवण तथा जल बनाता है। नीचे जगह थोड़ा कम है, इसलिए मैं एग्जाम्पल यहाँ समझाऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ समझाऊंगा, यानी इसके नीचे ही आप ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है, तो घबराना नहीं है। इन्होंने बताया है, लेवाइजर और डेविड ने, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएगा। तो मान लेते हैं कि एक अम्ल हम HCl ले लेते हैं, क्या चीज़, जैसे लिख रहे हैं ना। सबसे पहली बात इन्होंने बताया कि जब अम्ल अभिक्रिया करेगा किसके साथ, क्षार के साथ, तो बनाएगा क्या चीज़, लवण और क्या, जल। ठीक है, तो अम्ल लेते हैं हम HCl, तो लिखेंगे यहाँ पे HCl प्लस एक क्षार हम ले लेते हैं, कौन सा लेते हैं, मान लेते हैं ये ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, अब ये जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा भाई, Na और Cl मिलके बना देगा NaCl, क्या, NaCl प्लस H और H2 और O, यहाँ हो गया H2O, यानी ये क्या है, NaCl एक लवण बन गया ना, ये दोनों के मिलने से ही बना है। एक आग और ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है और सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, ठीक है, H2SO4 अम्ल ले लीजिए। इसके बाद CaO कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षार है, इसको देखते हैं, ये बनाएगा क्या चीज़, कैल्शियम यहाँ से और SO4 यहाँ से, तो कैल्शियम सल्फेट बना देगा, यानी CaSO4 एक लवण है, प्लस में H2 यहाँ पे और O यहाँ पे, तो क्या बना देगा, H2O। समझे कि नहीं समझे। एक आग और देख लेते हैं, HNO3, इसके साथ हम ले लेते हैं, क्या ले लें हैं, चलो इसको लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH लेते हैं, तो क्या बनेगा भाई, तो यहाँ पे K जो है पोटेशियम NO3 के साथ जुड़ जाएगा, यानी यहाँ बना देगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस यहाँ पे H और H मिल के H2 बना देगा और O H2O। ठीक है, इस प्रकार से आप एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। हमने बताया आपको अकार्बनिक यौगिक, फिर कुछ नोट्स, अम्ल क्षार का परिभाषा, इसके बाद लेवाइजर और डेविड के अनुसार अम्ल क्षार लवण की परिभाषा एग्जाम्पल के साथ समझे हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो इतना अगर लिख लिए होंगे तो चलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और जो नहीं लिखे हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ना है। ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, आगे समझते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको नोट पॉइंट में। ठीक है,
पहले लिख लेते हैं, सब समझते हैं ना। देखिए लिख रहे हैं सभी धात्विक ऑक्साइड, सभी धात्विक ऑक्साइड तथा सभी धात्विक हाइड्रोक्साइड, सभी धात्विक हाइड्रोक्साइड तथा अमोनिया का जलीय विलयन, तथा अमोनिया का जलीय विलयन सभी क्षार कहलाते हैं या सभी क्षार होते हैं, सभी क्षार होते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड का मतलब धातु के साथ जुड़ा होना चाहिए ऑक्सीजन। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं ना, जैसे कैल्शियम एक धातु है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे धातु का ऑक्साइड, समझे कि नहीं। ये कैल्शियम ऑक्साइड एक धातु का ऑक्साइड है क्योंकि धातु इसमें जुड़ा हुआ है। हम लिख सकते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी धातु है मैग्नीशियम, इसका ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। FeO, फेरस ऑक्साइड, यानी ये भी फेरस जो है लोहा, ये एक धातु है, क्या है, धातु, तो हम बोल सकते हैं धातु का क्या चीज़, ऑक्साइड। इसके अलावा आप लिख सकते हैं क्या, आप लिख लीजिए जिंक ऑक्साइड, ZnO, ये भी क्या है, धातु का ऑक्साइड। यानी ये सभी क्या है, क्षार हैं, यानी सभी धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षार होते हैं ना। और सभी धातु के हाइड्रोक्साइड भी क्षार होते हैं। धातु का साइड हाइड्रोक्साइड जिसे मान लेते हैं कि NaOH, ठीक है, सोडियम एक धातु है, इसके साथ OH, यानी ये हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए इस धातु का जो हाइड्रोक्साइड है ये भी एक क्षार होगा। आप पोटेशियम लिख लीजिए, ठीक है, पोटेशियम के साथ OH जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम एक धातु है और इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है, एक क्षार है। समझे कि नहीं समझे। और देख लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, ये भी हमारा क्या है, क्षार है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ कि अमोनिया का जलीय विलयन, अमोनिया का जलीय विलयन का मतलब होता है कि जल में अमोनिया को घुला देना है, यानी NH3 को जब जल में मिलाएंगे तो बनाएगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी जो होता है क्षार होता है। तो हम लिख सकते हैं अमोनिया का जलीय विलयन ना, यानी कि NH4OH भी क्या होता है, एक क्षार होता है। ये सभी क्षार होते हैं आदि, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सभी धातु के ऑक्साइड और सभी धातु के हाइड्रोक्साइड और अमोनिया का जलीय विलयन क्या होते हैं, सब क्षार होते हैं, ठीक है। अब समझते हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक जिसका नाम है क्षारक। क्या है, क्षारक। क्षारक क्या होता है, तो ऐसे क्षार जो जल में घुल जाते हैं उसे हम क्षारक कहते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ, ऐसे क्षारक, ठीक है, ऐसे क्षार जो जल में घुल जाते हैं, जो जल में घुल जाते हैं, ठीक है, उसे क्षारक कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्षारक कहते हैं। समझे कि नहीं समझे। जो क्षार जल में घुलेगा उसको हम बोल देंगे क्षारक, लेकिन सभी क्षार जल में नहीं घुलते हैं, ये भी ध्यान देंगे, सभी क्षार जल में नहीं घुलते हैं, ठीक है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि सभी क्षार को हम क्षारक नहीं कह सकते, ठीक है, सभी क्षार को क्षारक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सभी क्षार जो हैं जल में नहीं घुलते हैं, ठीक ना। यानी सभी क्षार को हम क्षारक नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक को क्षार कह सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे, सभी क्षार को क्षारक नहीं कह सकते हैं क्योंकि सभी जल में नहीं घुलते हैं, लेकिन सभी क्षारक को हम क्षार कह सकते हैं कि वो सब जल में घुल चुके हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं नोट बना के कि सभी जो क्षारक है ना, सभी क्षारक तो क्षार हो सकते हैं,
क्षार हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं हो सकते हैं, क्षारक नहीं हो सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सभी क्षारक को हम क्षार कह सकते हैं, लेकिन सभी क्षार को हम क्षारक नहीं कह सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये तो हुआ हमारा क्या चीज़, अम्ल क्षार लवण की परिभाषा लेवाइजर और डेविड के अनुसार। और नोट्स में कुछ बताया आपको कि सभी धातु का ऑक्साइड और सभी धातु का हाइड्रोक्साइड और अमोनिया के जलीय विलयन भी क्षार होते हैं। क्षारक हमने बताया कि ऐसे क्षार जो जल में घुल जाते हैं उसे क्षारक बोलते हैं, और सभी क्षार जो है उसको क्षारक नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक को हम क्षार कह सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट हेडिंग, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्षार लवण की परिभाषा। डाल लीजिए, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्षार तथा लवण का परिभाषा ठीक है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्षार और लवण की परिभाषा। सबसे पहले आर्हेनियस जो थे वो अम्ल के बारे में क्या बताए, एसिड के बारे में, इस बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अम्ल होता क्या है। किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार एसिड। आर्हेनियस ने बताया कि जब किसी अम्ल को हम जल में डालते हैं तो जल के साथ अभिक्रिया करके ये हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड कराता है। यानी अम्ल एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है जो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन देता है, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेते हैं इस बात को कि अम्ल एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है, अम्ल एक ऐसा अकार्बनिक क्या है, यौगिक है जो जल से अभिक्रिया करके, किससे, जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम, कौन सा, हाइड्रोनियम आयन देता है, आयन देता है, ठीक है। यानी इसने बताया कि अम्ल एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है जो जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोनियम आयन देगा, ठीक है। जैसे सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं कि जल में जब डालेंगे हम, जैसे मान लीजिए HCl एक अम्ल है, जब जल में इसे हम डालेंगे तो अपने आयनों में टूट जाएगा, यानी H++Cl- अपने आयनों में टूट गया। जब आयनों में टूटता है तो इसका जो हाइड्रोजन का धनात्मक परमाणु होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है, H2O के साथ क्या करता है, अभिक्रिया, कौन, H+ आयन। और जब ये अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है H3O+, इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, समझे कि नहीं। यानी अम्ल एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है जो जल के साथ अभिक्रिया किया तो कौन सा आयन दिया, हाइड्रोनियम आयन। सबसे पहले जल में डालेंगे तो ये अपने आयनों में टूट गया, जब आयनों में टूटेगा तो यही जो धनात्मक आयन होता है जल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो हमारा हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब हम समझते हैं क्षार के बारे में कि इन्होंने क्षार के बारे में क्या बताया था, बेस के बारे में इन्होंने क्या बताया था। आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि क्षार एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक होता है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि क्षार एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है, क्षार एक क्या है, ऐसा अकार्बनिक यौगिक है जो अम्ल से अभिक्रिया करके, जो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, लवण तथा जल
बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका उदाहरण। इसने कहा कि क्षार एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है, जैसे मान लेते हैं कि एक क्षार मैं ले रहा हूँ NaOH। ठीक है, यह एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है जो किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया किया। मान लेते हैं कि अम्ल हम लिए हैं HCl। ठीक है, तो क्षार एक ऐसा क्या है, ये एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या करता है कि लवण और जल बनाता है। तो यहाँ पे क्षार है, यहाँ पे अम्ल है। ठीक है, ये क्या है, क्षार है, ये क्या है, अम्ल है। ये जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे ना। तो देखो यहाँ पे Na इसका और Cl इसका, तो NaCl बना गया, NaCl प्लस H और H, H2 और O, H2O बना दिया। तो ये जो बनकर तैयार हुआ ये लवण है और ये क्या है, जल है। समझे कि नहीं समझे क्या बोल रहे हैं। यानी कि इन्होंने बताया कि क्षार एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है जो यदि अम्ल से अभिक्रिया कर लिया तो लवण और जल बनाएगा। समझे कि नहीं समझे। एक आंक और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और एक हम अम्ल लेते हैं HNO3। ये अभिक्रिया करेगा तो K और NO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा, KNO3 प्लस H और H, H2 और O, H2O बनाएगा। यानी ये एक लवण बना दिया और जल बना दिया। तो इस तरह से इन्होंने परिभाषित किया था किसको, क्षार को। इसके बाद में इन्होंने लवण के बारे में क्या बताया, बेस के बारे में। इसको समझ लेते हैं, सॉरी साल्ट के बारे में। देखिए आर्हेनियस ने जो साल्ट के बारे में बताया लवण के बारे में, ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक है ना। इन्होंने ये कहा कि लवण एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक होता है जिसे यदि आप जल में डाल देंगे, किसमें, जल में आप डाल देंगे तो अपने आयनों में ये टूट जाएगा। क्या होगा, अपने आयनों में टूट जाएगा। और आयनों में टूटने के बाद ये धन आयन और ऋणायन दोनों देगा। क्या देगा, धनायन भी देगा और ऋणायन भी देगा। लेकिन धनायन तो देगा लेकिन H प्लस आयन नहीं देगा, H प्लस आयन की जगह पर कुछ दूसरा आयन देगा। ऋणायन भी देगा लेकिन OH माइनस आयन नहीं देगा, OH माइनस के स्थान पर कोई दूसरा आयन देगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्होंने ये बोला था कि जब किसी लवण को हम जल में डालते हैं तो अपने जलीय विलयन में वो आयनों में टूट जाता है और आयनों में टूटने के बाद वो धनायन भी देगा लेकिन H प्लस आयन की जगह पर कोई दूसरा आयन देगा। ऋणायन भी देगा लेकिन OH माइनस स्थान की जगह पर कोई और आयन देगा। समझे कि नहीं समझे। इसको हम लिखते हैं फिर समझाते हैं, समझ में आएगा। लिखेंगे लवण एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है, क्या है, अकार्बनिक यौगिक है जो अपने जलीय विलयन में, जो अपने जलीय विलयन में धनायन भी देगा लेकिन H प्लस आयन के जगह पर दूसरा आयन के स्थान पर कोई दूसरा आयन देगा। ठीक है, तथा ऋणायन भी देगा, ऋणायन भी देगा लेकिन OH माइनस आयन के स्थान पर दूसरा आयन देगा, दूसरा आयन देगा। ठीक है, इसको हम स्पष्ट करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, समझिए, उदाहरण के द्वारा। जैसे मान लेते हैं कोई हम लवण लेते हैं, जैसे NaCl लेते हैं। ठीक है,
NaCl, ये सबसे पहले अपने आयनों में टूटेगा। क्या होगा? टूटेगा। तो आयनों में टूटने के बाद 2 ठो आयन देगा, एक Na प्लस धनात्मक आयन, एक Cl माइनस ऋणात्मक आयन। तो जब इसको जल में घोला गया तो अपने आयनों में टूट गया। आयनों में टूटने के बाद में धनायन भी दिया है और ऋणायन भी दिया है, लेकिन जो धनायन जो यहाँ पे बना है H प्लस आयन, तो ये दिख नहीं रहा है क्या? नहीं, H प्लस आयन के जगह पर कुछ दूसरा आयन है कि नहीं? ये हाइड्रोजन का आयन नहीं है, सोडियम का आयन है कि नहीं? और यहाँ पे OH माइनस आयन तो दिख नहीं रहा है क्या? नहीं है ना, यानी OH माइनस स्थान की जगह पर कोई दूसरा आयन है। ये किसका है? क्लोरीन का आयन है। समझे कि नहीं क्या बोल रहे हैं? यानी जब किसी लवण को हम जल में डालेंगे तो अपने आयनों में टूटेगा। आयनों में टूटने के बाद में क्या होता है कि धनायन भी देगा, लेकिन यहाँ पे H प्लस आयन नहीं रहेगा, और ऋणायन भी देगा, लेकिन यहाँ भी OH माइनस आयन नहीं रहेगा। ठीक है, एक आग और लेते हैं, इसी को ले लेते हैं भाई। कहाँ यहाँ है। ठीक है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है। इसको हम लिखेंगे K प्लस NO3 माइनस। ये धनायन भी दे रहा है, ऋणायन भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे H प्लस आयन तो नहीं ना दिया। H प्लस आयन के जगह पर कोई दूसरा आयन दे दिया। समझे कि नहीं? ऋणायन भी दिया है ये, लेकिन यहाँ पे OH माइनस आयन तो दिया नहीं है। दिया है क्या? नहीं। और OH माइनस स्थान के पर ये दूसरा आयन दिया है। OH माइनस आयन के जगह पर ये दूसरा आयन दिया है ना। तो यही था लवण का परिभाषा। ठीक है, आर्हेनिस ने बताया था अम्ल का, क्षार का और लवण यानी साल्ट का परिभाषा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद में हम समझेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया और अम्ल के प्रकार, क्षार के प्रकार। समझे कि नहीं? ये सारी चीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ाएंगे, आपको इतना ही समझाएंगे। ठीक है, आपको बता दूं कि आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आज का ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया कि नहीं आया। और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप पेन और कॉपी 2 चीज़ें लेकर बैठिएगा। ठीक है, ताकि आपका नोट्स भी बनता चले और एग्ज़ाम के टाइम आपको तैयारी करने में सुविधा प्राप्त हो, या सुविधाजनक आपको लगे। ओके, दूसरी बात यह है कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए, ताकि मैं और भी बेहतरीन वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, आप जब भी वीडियो को देखते हैं तो आप बीच में से मत देखा कीजिए, आप प्लेलिस्ट देखा कीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे अम्ल, क्षार, लवण जो है इस चैप्टर को देख लीजिए कहाँ पे है, और क्रम से वीडियो देखिए, सीरियल नंबर से, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, यानी 1 बाई 1 टोटल के टोटल वीडियो देखिए। समझे कि नहीं? यानी क्रम से अगर समझे रहेंगे तो एग्ज़ाम में कहीं भी डाउट होगा नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।